एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राधिका। इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाली हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, वो भी फर्स्ट बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। चैप्टर का मीनिंग पहले समझे। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का मीनिंग हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने वाले हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे बना और जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या था, कहाँ से ये आइडिया आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड में, हम वो जानने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, इसको ना मैंने कुछ ऐसे ब्लैक ना पॉइंट मार्क कर रखे हैं, तो वो है कि इतने सारे टॉपिक है, इतने क्वेश्चन है, हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद हमें पता लगेगा। जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होता है ना फर्स्ट पेज पे कि इंट्रोडक्शन देके ऐसे पॉइंट करके दे रखा है कि हाँ आपको चैप्टर रीड करने के बाद पता लगेगी ये सारी चीजें। तो पहला पॉइंट है कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप 5 कम से कम लिखना, मैंने 7 लिखे हुए हैं, और अगर आप कंसेप्ट समझ के करोगे तो आपको 7 याद रहेंगे। स्टोरी टू स्टोरी कनेक्ट करके चलना, रट्टा नहीं मारना, तो याद रहेंगे। पहला है सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर द कोऑर्डिनेशन अमंग द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके कारण इंडियन सिटीजन में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, क्योंकि ये कैसे बेसिक रूल सेट करता है। सेकंड है इसके कारण ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनेगी, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शन, उसका इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन बनता है ना हमारे हर साल। हर साल से मीनिंग है कि जब भी 5 साल में इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, उसके लिए वो चेंज होता है हर 5 साल में, तो उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है भाई। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड का मीनिंग है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, इसमें सारी चीजें आ जाती है। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसके रूल्स क्या रहेंगे, ऑर्गन्स का काम क्या रहेगा, इलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड है सेट द लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है लिमिटेशन गवर्नमेंट पे, कि हमारा जो रूलर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो डिक्टेटरशिप ना ले भाई, डिक्टेटर ना बन जाए। अगर वो डिक्टेटर बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन लगाता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे, इसके लिए भी रूल्स मेंशन है। अब है फोर्थ, टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस और गोल ऑफ सोसाइटी। जो जैसे कि सोसाइटी से सबसे पहले बात करते हैं माइनॉरिटी सेक्शंस की। सब लोग इक्वल नहीं है इंडिया में, तो पता है आपको। रिच और पुअर का गैप है भाई, बहुत बड़ा गैप है इनके बीच में, रिच और पुअर में। मिडिल क्लास कहीं ना कहीं भी एग्जिट कर रही है, बट ज्यादा गैप रिच और पुअर में, ठीक है। तो लोग इक्वली आ जाए, सभी आपस में इक्वलिटी फील करे और स्टैंडर्ड लिविंग जो होता है ना लाइफ, वो जिए। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो ऐसी स्कीम्स निकाले, वेलफेयर स्कीम्स निकाले जिससे माइनॉरिटी सेक्शन भी ऊपर आ जाए, ठीक है, रिच पीपल के इक्वल आ जाए, कम से कम उनका जो रहने का तरीका है वो चेंज हो जाए, बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो, उनके बच्चों की, इसमें ये बोला गया है। एंड फिफ्थ है गिव द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। हम लोग है, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। हम सिटीजन है कहा कि इंडिया के, हमें सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये फंडामेंटल इसलिए बोला क्योंकि बेसिक हमारी आइडेंटिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं भाई। क्योंकि सिटीजनशिप के लिए मेंशन किया गया है कि आप किसी रेस से और किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से ये कोई मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको इंडियन की सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशन गिव फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन टू इंश्योर देयर प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता है, और एक फंडामेंटल राइट्स था जो कि पहले हट चुका था, टोटल 7 थे, अब 6 है। और जो फंडामेंटल राइट है अभी हमारे, इनको प्रोटेक्शन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और कैसे करता है, क्योंकि जुडिशरी को इसका गार्ड बना रखा है, सेफ गार्ड बना रखा है। तो जो जुडिशरी है ना, वो इसका गार्ड की तरह प्रोटेक्शन करता है, और किसी भी जो व्यक्ति है उसके फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं होने देता है। इससे हमारी डिग्निटी मेंटेन होती है, इसका ये मीनिंग है। फंडामेंटल राइट्स सबको पता है, बट जो 7th है इसमें ये भी मेंशन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। पता है आपको, नहीं पता होगा भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, कभी सुना होगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कोई अलग से कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना कि आर्टिकल में ऐसे लिख के छोड़ दिया, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये अलग से मेंशन नहीं किया गया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लोग ध्यान नहीं देते, बट फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी हमें उतना ही अवेयर होना चाहिए जितना कि हम अवेयर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये तो आपको समझ आ गया। फर्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके काम क्या है, कार्य क्या है, इस टॉपिक में ये था, ओके। अब ये जो टॉपिक है इसमें प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये वो कंट्रीज है जिनसे हमने अडॉप्ट किए है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए, ये प्रोविजंस भी हमें ऐड करने चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया और ईरान हो गया, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 कंट्रीज है जिनसे हमने अडॉप्ट किया है।
मतलब इसमें मैंने मेजर 5 लिखी है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से तो ऑब्वियसली हम अडोप्ट करते हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था भाई। तो ब्रिटेन से जो हमने चीजें अडोप्ट की है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इलेक्शन सिस्टम। इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम भी चलता है और पीआर सिस्टम भी चलता है। पीआर सिस्टम कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से अडोप्ट किया है? ब्रिटेन से किया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल नहीं है। गवर्नमेंट की 2 फॉर्म होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कहाँ पर है? यूएसए में है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट है। बट पार्लियामेंट में हेड ऑफ स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। तो थर्ड है जो द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और फोर्थ है इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज हर रोल। जो स्पीकर होता है हमारी, जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता ही है हमारे यहाँ पे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पर स्पीकर होते हैं। तो जो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर है ना, इंस्टीट्यूट जो मतलब स्पीकर जिस भी हाउस का पार्ट है और इसके क्या रूल है, ये सारे हमने इसके रूल एंड रोल सारे रेगुलेशन वगैरह कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए है। अब फिफ्थ है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है ना, प्रोसेस क्या होगी इसकी, किस हाउस से पास होगा, ठीक है। अगर आपने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मतलब अगर आपके सिलेबस में है, अगर आप पढ़ोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि ब्रिटेन और इंडिया का ऑलमोस्ट सेम है सारा प्रोसेस वगैरह जो भी है, लॉ मेकिंग का, इलेक्शन सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमने किन से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब सेकंड है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल जो हमारे प्रीएम्बल में ओवरव्यू में मेंशन किए हुए हैं। और अब यूएसए की बारी आती है। यूएसए से हमने क्या है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो फिर कोई वैल्यू नहीं होती हमारे राइट्स की, वो ऐसे नॉमिनल राइट्स बन के रह जाते अगर ये हमारे स्पेशली इनको कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करता तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे लिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। सेकंड है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। जो जुडिशरी को लेके जो रिव्यू और उसकी इंडिपेंडेंसी को लेके बात की गई है ना, ये भी हमने यूएसए से ली है। अब जुडिशियल रिव्यू होता है कि जुडिशरी खुद को रिचेक करती है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, अपनी पावर उसके पास है। ऐसे तो हर ऑर्गन के पास अपनी पावर होती है, बट जुडिशरी का मतलब ये जुडिशरी उसको क्रॉस नहीं करेगी अपनी बाउंड्रीज को। चेक एंड बैलेंस वाला प्रोसेस वो बना रहेगा। अब है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो लिया है, ये जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है हमने इससे लिया है अ खासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडिया है ना, इसकी गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आती है, साथ में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी आती है, ठीक है। वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, इसलिए इसको खासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये मेरे शॉर्ट्स में मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, आपको पता लग जाएगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस चेक कर लेना। सेकेंड है द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर। जो आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर क्या है, मतलब जो जिस एरिया में रह रहे ना, जिस रीजन की बात की गई है, उसमें जो पावर होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोकल लेवल पे, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील हो गई, हर चीज पे, अर्बन एरियाज में कौन होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, इन सब चीजों की बात की, उनके पास क्या होती है? अपनी अलग से पावर होती है, ठीक है। वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए रेजिडुअल पावर की बात की गई है, जो कि हमने किससे ली है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब आते हैं हमारा फिफ्थ वे, जो है ईरान। ईरान से हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लिया है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाई, डीपीएसपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये आपको पता है ये क्या होता है? ये गाइडलाइन की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती है वो फॉलो करे ना करे, बट ये उनको एक तरह से रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। उनको बताते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, अब गवर्नमेंट की मर्जी है वो तो। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का, और हमें ओबे करना चाहिए उसे, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम वैल्यू तो करते हैं ना, हमें उसे ओबे करना चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हो तो फिर डेमोक्रेसी इंडिया में रहती ही नहीं। ऐसे तो मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, आगे जाके आपको समझ आएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वीक होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी मेंटेन है। वरना आप सोचो बहुत जगह मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कोई फायदा नहीं है जब डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, जो कि कंप्राइज करता है कौन से आर्टिकल उसमें है, स्टेट को कौन सी रूल्स फॉलो करने चाहिए, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, इसलिए इसको एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट बोला गया है। अब जो अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग प्रेफरेंस है भाई, मतलब है कि कुछ कंट्रीज में
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बुक की फॉर्म में है, सीरीज कंपाइल्ड है उसमें। जैसे कि यूएसए और इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है हमारी पूरी बुक है जिसको हीलियम गैस के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया ताकि उसके पेज खराब ना हो। और कुछ कंट्रीज है उनके वहां पर सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर। उनको जरूरत लगती है तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कलेक्टिवली, और क्या करते हैं उसको सीरीज को रख देते हैं, और अपने जो भी उनको लगता है वहाँ के जो मेंबर्स है हाउस के वो एग्री कर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। बुक तो छोड़ो, इसमें एग्जाम्पल में क्या था आपको बस वो याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब है थर्ड पॉइंट भाई, हाउ इफेक्टिव जस्ट का मतलब है यहाँ पे जस्टिस। अब हम मान रहे हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हमारे लिए जस्टिसफुल है, या मतलब ये हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है, कैसे माने, मतलब इसके लिए 3 पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। इससे आपको समझ आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में वैल्यू करता है हमारे लिए। तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो जानना बहुत जरूरी है भाई। इसका फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ प्रोमulgation, मतलब ये एक्चुअल में कैसे आया, कहाँ से इसका जन्म हुआ ये समझो। जैसे कि हम कहाँ से आए, अपने पेरेंट्स से आए, वैसे ही कुछ जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, मिलिट्री लीडर्स बनाते हैं, कुछ डिक्टेटर बनाते हैं जो कि आगे फंक्शन नहीं कर पाता अच्छे से, वो क्यों वीक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा आपको पता होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार बना हुई, लास्ट में वो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उनका रिसेंटली वो अच्छे से चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने मिलकर सोच के पूरा स्ट्रगल के बाद बनाया, किसी मिलिट्री लीडर या डिक्टेटर ने नहीं बनाया। अब है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे ना यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का, वो नेपाल ही आएगी। ठीक है, और सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, एंशियंट या फर्स्ट, वो है यूएसए का। और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का। ठीक है, हैंड रिटन जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमने पूरा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, हमारे जो इंडियन मेकर्स थे और जो उसके साइड में कैलीग्राफी का वर्क किया गया वो सबने हाथों से किया था। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही ड्रॉ किया गया है या प्रिंट किया गया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, एक नेशनल मूवमेंट के बाद आते हैं। नेशनल मूवमेंट भी नहीं बोल सकते, नेशनल मूवमेंट्स आती है बहुत सारी, उसको फेस करके बनता है। जैसे कि यूएसए और इंडिया, साउथ अफ्रीका हो गया। यहाँ इनकी हिस्ट्री अलग है भाई। इंडिया में तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री, और वो बनना ही चाहिए था क्योंकि उन्होंने फेस ऐसा किया था, ब्रिटेन पे ऐसे राज कर रहा था, तो उनको लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे एग्री था सभी सिटीजन्स का, तो इसलिए एक उनमें चीज कॉमन थी, नेशनल मूवमेंट का जो उन्होंने फेस किया था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग और अभी तक चल रहा है। अब इंडिया की बात कर लेते थोड़ी थोड़ी सी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कब क्रिएट हुआ, ये हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू। इसमें कुछ 299 मेंबर्स होते हैं जो कि पार्टीशन के बाद इतने बनते हैं, स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स होते हैं। स्टार्ट जो उसका प्रोसीजर था वो चालू हुआ था दिसंबर 1946 को, और कंप्लीट होता है नवंबर 1949 को, जिस दिन ये इनेक्ट हो गया, मतलब अडॉप्ट कर लिया था हम लोगों ने। और इसको टोटल टाइम कितना लगा था बनने में, 2 years 11 months 18 days। ओके, अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है जैसे कि कुछ लोग आएंगे, हम मान लो हम छोटी सी कोई कंट्री है, छोटी सी कंट्री का मेरा मतलब है पॉपुलेशन वाइज हमारे यहाँ पे कुछ कम पॉपुलेशन है, तो हमें हमारे गवर्नमेंट को कोई लॉ पास करना है भाई। अब उसको लॉ पास करना है तो वो क्या करते हैं, रेफरेंडम होल्ड करते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन टाइप होता है, पूरा लॉन्ग डिस्कशन जिसमें कंट्री का हर एक नागरिक पार्टिसिपेट करता है एक्सेप्ट मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जो भी वो लीगल लॉ पास करे, जो डिसीजन ले रहे हैं इस पे डायरेक्टली वोट करते हैं वहाँ के सिटीजन। वो पास होगा नहीं होगा, ये डिसीजन लिया जाएगा नहीं होगा, ये एक्ट बनेगा नहीं बनेगा, इसके ऊपर। ठीक है, इसको रेफरेंडम बोलते हैं, जो कि छोटी कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड और इसराइल में फॉलो किया जाता है। इंडिया में नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब है सेकंड पॉइंट, हमारे इसी पॉइंट का सेकंड पॉइंट है सब्सिटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जो कुछ बेसिक प्रोविजन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बेसिक प्रोविजन इसकी सक्सेसफुल के पीछे राज है, हॉलमार्क है। ठीक है, तो सेकेंड इसके पॉइंट है जैसे कुछ बेसिक प्रोविजन जैसे कि अलाउ करते थे लोगों को कि हर जो सेक्शन है ना हमारी कंट्री का वो एग्री कर जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अगर वो प्रोविजन ही नहीं होते तो फिर लोगों में क्या होती है, आपस में बहस होती, तो वो चल नहीं पाता कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। जैसे कि जो रिमेन फंक्शन वाला पॉइंट था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के लोग एग्री ही नहीं करते मिलिट्री लीडर्स की सोच से। हमारे यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो थे कौन, सोशल वर्कर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पे पार्टी थी उसका पार्ट थे। तो जो भी लॉयर्स थे महान, हर उस बंदे से हमारी सोच से उनकी सोच मिलती थी।
ठीक है। तो वो इसलिए हमारे यहाँ के कॉमन सिटीजन एग्री कर गए थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले आइडिया से, ठीक है। अब है थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक चीज नोटिस की है, जो डिवाइड की गई है ना पावर, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली की गई है। वर्टिकली का मतलब है यूनियन से स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट, और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। 10th में इस पे अलग से क्वेश्चन है आपके एसएसटी में कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें ऐसे रूल्स बनाए हैं ना भाई, हमारे गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, तो वो आपस में तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं। इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को और लेजिटिमेट बनाता है और इफेक्टिव बनाता है, ठीक है, कि वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से करे। और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी काम नहीं करता, ये तो आपको पता है। कोई भी चीज हो, वो बहुत अगर रिजिड है तो वो काम नहीं करेगी, अगर फ्लेक्सिबल है तब भी वो अच्छी नहीं है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई और चीज है। लेकिन मॉडरेट या मिडिल पाथ के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है वो बेस्ट है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोला जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? बिकॉज इसमें हम अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन मेंशन है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो विद टाइम, ये चीज रिमूव करनी चाहिए नहीं चाहिए विद टाइम सोसाइटी में। अब ये पॉइंट ऐड होना चाहिए कि जैसे कि बना कितने साल पहले था भाई, अब 2025 चल रहा है मान लो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि जो हमें लगा कि ऐड करने चाहिए, बीच में भी गवर्नमेंट ने ऐड किए, तो वो इसी प्रोविजन के कारण कर पाए, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। बट कुछ ऐसी रूल्स है, कुछ ऐसी हमारे राइट्स है, कुछ ऐसे आर्टिकल है जिनको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। उनमें से जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे, जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट था एक प्रॉपर्टी वाला, उसको रिमूव कर दिया गया था। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कोई भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकता, उनको नहीं रिमूव किया जा सकता। ये हमारे क्या है, बेसिक जो बोलते हैं ना प्रोविजन है, या बेसिक हमारे रूट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, जुडिशरी ने बोल दिया था। और जुडिशरी ने क्यों इसमें बोला, क्योंकि जुडिशरी क्या है, वो सेफ गार्ड की तरह काम करती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब है नेक्स्ट पॉइंट है वो हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या, मैंने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बात बोली थी ना कि वो आइडिया कहाँ से आया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के माइंड में, वो यही था। अब मैं बताती हूँ, इस पे आती हूँ। पहला स्टेप था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उसके थ्रू बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाएगी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन 1947 से पहले की बात कर रही है, जब पाकिस्तान नहीं बना था। इसमें सब लोग थे शामिल, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, और अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी। तो जब इसकी सीटिंग हुई ना फर्स्ट, वो था 9 दिसंबर 1946। याद रख लो इसको, एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर आप कोई एस्पिरेंट इसको देख रहे थे तब तो आप भूल जाओ कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला भाई, बट फिर भी याद रखो कंसेप्शनल के लिए। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सीटिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, किस चीज को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए। उस टाइम 389 मेंबर्स थे वहां पर। अब आप सोचोगे 389 मेंबर्स के पीछे रीजन क्या है कि कैसे आए ये, ठीक है, और किस बेसिस पे इनको सिलेक्ट किया गया, डायरेक्ट थे इनडायरेक्टली थे, 389 ही क्यों थे, ठीक है। इसके क्वेश्चन का जवाब इधर है। स्टोरी बिगिन होती है कैबिनेट मिशन प्लान से, जो ये आइडिया देने वाले थे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को, इन्होंने दिया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया था इस मिशन को, इस प्लान को ब्रिटिशर्स ने। और जब की बात हो रही है जब इंडिया की पॉपुलेशन थी 38 करोड़ 98 लाख, तो इसके बिहाफ पे ऐसा हुआ था कि जो 1 लाख एक मेंबर्स होगा जो चूज किया जाएगा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो 10 लाख के बराबर होगा, ठीक है, उस एरिया के। तो इसलिए 389 मेंबर्स हुए थे टोटल, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे 389 टोटल कैसे हुए, क्योंकि 296 मतलब जो 296 हमारे ब्रिटिश प्रोविंस का पार्ट थे डायरेक्टली, जिनको ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। अब थे 93 जो कि हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि कंट्रोल तो किसके थ्रू करे जाते, प्रिंसेस या किंग्स जो हमारे उस टाइम पे थे इंडिया के। बट प्रिंस और किंग्स भी किसके उसके कमांड पे काम करते थे, वो ब्रिटिश के कमांड पे काम करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेस था वो कैसे चला। मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स बने थे, ठीक है। आगे जाके लेजिस्लेटिव असेंबली से, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होती है, प्रिंसली स्टेट अलग होते हैं। इनके मेंबर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं लोगों के थ्रू,
और इनमें क्या होता है, नॉमिनेशन के बिहाफ पे चलता है काम, ठीक है। ये बात मैंने इस पेज पे समझाई आप लोगों को, बस मैंने पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद की बात अब है कि पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद 299 मेंबर्स बचते हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और ये कैसे चूज किए गए थे, प्रिंसली स्टेट में तो नॉमिनेशन के थ्रू, और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो कि हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस का पार्ट था, वहां पर चलते इनडायरेक्टली इलेक्शन। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना इनके बीच, भाई ऐसा क्यों किया, ये गलत बात थी, बट ठीक है। अब जो ये थी हमारी सीट थी, 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइड थी इधर, ठीक है, हर प्रोविंस में। मुस्लिम, सिख और जनरली मेजर कम्युनिटीज थी, मेनली ये 3 थी, ठीक है। हिंदू उस टाइम इतना नहीं बोला गया क्योंकि 3 मेन कम्युनिटीज को माना गया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका स्ट्रक्चर या कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसकी बात की गई है। अंडर द प्लान ऑफ माउंटबेटन 3 जून 1947, अभी जो प्लान था माउंटबेटन का, ये था 3 जून 1947 को ये डिसीजन लिया गया था, जो कि लीडरशिप किसके लीडरशिप के अंडर, ये थे वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की लीडरशिप के अंडर। इन्होंने सजेस्ट किया कि पार्टीशन हो जाना चाहिए इंडिया का, ठीक है। मुस्लिम जो लीग के लोग थे वो एग्री कर गए भाई, आपको पता है मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे पाकिस्तान का, मतलब वो पाकिस्तान का पार्ट बनना और इंडिया के लोग अलग रहे, लेकिन गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग इसके अगेंस्ट थे। तो आफ्टर पार्टीशन द नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस टू 299, 389 थे 299 हो गए, ठीक है, घट के। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट हुआ, मतलब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। एक्चुअल में जब ये साइन हो रहे थे उस टाइम पे मेंबर प्रेजेंट थे 284 मेंबर, वो जो कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जब इस पे साइन हो रहे थे वो किस दिन हो रहे थे, 24 जनवरी 1950। ये बुक मैंने, जैसे कि अभी मैं अपनी जो बुक्स पढ़ रही हूँ, ये चीज इसमें ही मेंशन की गई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बहुत बारीक चीज मेंशन की जाती है, तो आप अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से रीडिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लाइन कहीं पे नहीं पढ़ी इंडियन पॉलिटी में, जैसे कि हमारे जो मेंबर्स है ना वो 284 प्रेजेंट थे जब साइन होते हैं। साइन कब होते हैं, 24 जनवरी 1950। ये भी पूछा जा सकता है किसी भी, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अपने, तो पूछा जा सकता है चांसेस इसके। दे अपेंडेड देयर सिग्नेचर, मतलब उन्होंने सिग्नेचर किए 24 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे 284 मेंबर्स हमारे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आया कब फोर्स में, इसको हमने इम्प्लीमेंट करने की, मतलब हमने अपना तो लिया था उसको, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 ही क्यों किया गया, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने 1930 में ऐसा डिसाइड किया था, डिसाइड कर लिया था 1930 में कि हमारा जो 26 जनवरी है आने वाला, वो हमारा क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है इवेंचुअली, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया जाता है कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 28 मेंबर्स थे जो कि शेड्यूल कास्ट, जो हमारे ग्रुप होता है ना माइनॉरिटी, उससे बिलोंग करते थे, जो किसका पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना 28 इसमें से थे, उसमें से एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी उस टाइम पे जिसकी ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, वो था बोलबाला, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि उस टाइम यही पार्टी थी एक, उसने ऑक्यूपाई की थी 82% सीट उस टाइम असेंबली में आफ्टर पार्टीशन, इसलिए 70 ईयर्स राज किया था भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन होता है एक लॉन्ग डिस्कशन, विचार विमर्श कर रहे हैं किसी टॉपिक पर। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था हर एक टॉपिक पे भाई डिबेट हो रहा था, ठीक है। बहुत लंबी लंबी डिबेट चल रही थी, बहुत लंबी लंबी सेशंस थे, कोई नागपुर में हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, मतलब 2-2 महीनों में इतना टाइम लगा था, मतलब सोचो कितना लंबी हिस्ट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की। तो डिबेट किन टॉपिक्स पे होती थी, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी पावर की सभी उसमें, स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में। और सेंट्रलाइज होता है पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज रहेगी, सेंटर में जो हमारा पीएम है वही होल्ड करेगा, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, इसका मतलब ये है। और अभी आपको पता है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की। बट एक प्रोविजन ऐसा है हमारा जो कि पास हुआ था विदाउट एनी काइंड ऑफ डिबेट, वो था यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज में वोटिंग राइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। वोटिंग राइट की आपको पता है कितनी बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे जो इंडियन नेशनल फाइटर्स थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे और हमारे सोशल वर्कर थे जो इसका पार्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता था। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
ठीक है। ऐसी बहुत सारी कमेटीज थे, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर सॉरी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर, स्टेप, प्रोसेस जो फॉलो किया वो क्या था। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें बहुत सारी क्या थी, कमेटीज थी। अब एक मेंबर तो या सारे लोग एक टॉपिक में तो बात करेंगे नहीं, कुछ लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपके टीचर्स भी ऐसे करती होगी, ग्रुप में जब काम देती है या प्रोजेक्ट देती है वो डिवाइड कर देती है ताकि वो इजिली रहे उनको बच्चों का काम चेक करना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को में जो मेजर कमेटीज थी वो थी 8 थी, अलग अलग उनके टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट थे। माइनर आई थिंक अराउंड 12 थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप चेक कर लेना। और जो कमिटीज थी इनके चेयरमैन को जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार भाई पटेल हो गए, ये सारे थे। और इनमें एक चीज थी, आपसे पूछ सकते हैं कि वो कभी भी एक चीज पे एग्री नहीं करते थे, इन सब का जो वे ऑफ थिंकिंग था अलग था। और बी आर अम्बेडकर तो क्या थे भाई, वो एकदम अगेंस्ट थे या क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को और गांधी को, कि उसके पीछे एक रीजन है, पूना पैक्ट जो हुआ था, आपको बताओ तो आपकी 10th के सिस्टम में बताया गया है इसके बारे में। कांग्रेस और गांधी की इसलिए अलग थी क्योंकि जब ये हमारा 1940 के अराउंड जब टाइम पीरियड चल रहा था, क्विट मूवमेंट इंडिया के टाइम पे, तो हुआ क्या था एक्चुअली, बी आर अम्बेडकर क्या कहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, किनके लिए, कास्ट वाइज हो, जो कि एससी के लिए अलग से हो, शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके अगेंस्ट थे गांधी जी, वो चाहते थे कि भाई ऐसे तो हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर कम्युनिटी का जो वो है अपना एक झुंड, एक ग्रुप वैसे चाहेगा, ये तो गलत है भाई, इससे तो हमारा इंडिया डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होने थोड़ा नहीं देंगे। आज इंडिया है, इंडिया में अभी भी बहुत से लोग, बहुत से जैसे कि खालिस्तानी हो गए, पंजाब से अलग होने की डिमांड करते हैं, गुजरात से सौराष्ट्र की बनने की बात चलती है, महाराष्ट्र में जैसे कि मराठी बोलो वाला भी चलन चल रहा है, बट पहले महाराष्ट्र से भी अलग अलग वो चीज आती है कि वहां से अलग से पार्ट बनना चाहता है। क्या हम बनने देंगे? ऐसा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न में भी ये प्रॉब्लम है हमारे, बट नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इससे इंडिया डिवाइड हो जाएगा, ये तो हमें करना ही नहीं है। यही रीजन उस टाइम पे गांधी जी का था। अब है सेशंस ऑफ डिबेट ऑफ असेंबली वर ओपन टू प्रेस पब्लिक अलाइक। अब जो पब्लिक के लिए और जो प्रेस होती थी उनके लिए सेशन क्या थे असेंबली के, वो ओपन थे, वो आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते ताकि वो देखे, लोगों को पता लगे कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं उनके हित में तो बन रहा है ना, उनके लिए सही काम करेगा नहीं करेगा, कौन से उसमें प्रोविजन ऐड हो रहे हैं। अगर छुपाते तो भाई फिर लोग पसंद ही नहीं करते, और इसमें छुपाने की बात क्या थी, जब आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो इसलिए वो सबके लिए ओपन था, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इससे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का भाई, ये है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर एक चीज आई थी, इनहेरिट हुई थी, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल था भाई। जो मेंबर्स थे ना वो अलग ग्रुप से आते थे, अलग कम्युनिटी से आते थे, अलग उनकी आइडियोलॉजी थे, अलग रिलीजन था, अलग बैकग्राउंड था, उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी नेशनलिज्म की फीलिंग। उनका जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किया था, साथ में उन्होंने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो प्रॉब्लम देखी थी एक्चुअल में कि हाँ वो अपने भारत को प्यार करते हैं, अपने भारत माता को प्यार करते हैं। ठीक है, उनको अपने नेशन के प्रति जो प्यार है उसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रोल था नेशनलिस्ट मूवमेंट का, तो उससे मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से आते हो। ठीक है, thank you so much for watching my videos, share with needy students and with your friends, and like my videos. Don't forget to press bell icon for more videos, and also subscribe my channel. Thank you.